वी ने की वाइट डीप टी शर्ट, इस पर ब्लैक कोट और ब्लैक ड्रेस पैंट, पाँव में ब्लैक लोफर्स पहने, बालों का सॉफ्ट बन बनाए वो शीशे के सामने खड़ा ब्रेसलेट पहन रहा था। इसे शादी ब्याह जैसे फंक्शन से शदीद तरीन उलझन होती थी। इतनी उकताहट के बावजूद वो समारा के निकाह में जाने के लिए बहुत बेचैन था। समारा और रीम इस खुशफहमी में थी कि इन्होंने इसे इवेंट का एड्रेस नहीं बताया था, पर इहान दिलशेर को आजकल हर इस चीज़ से वाकफियत थी जहाँ रीम नोमान अली का जिक्र होता था। परफ्यूम की बोतल उठाते खुद पर गर्दन पर स्प्रे की और गले की चैन दुरुस्त करते कोट के बटन बंद किए। रात के 8 बज चुके थे। नुमान अली ने इससे रात 7 बजे की छुट्टी ली थी कि इसे अपनी बेटी को इसकी दोस्त के निकाह के फंक्शन में छोड़ने जाना है। साथ ये भी बता दिया था कि फंक्शन हो कहाँ रहा है। ज़्यादा किसी को नहीं, वो अपने साथ सिर्फ जिया को ले जाने का इरादा रखता था, ताकि जिया का मिजाज भी कुछ बहाल हो जाए कि इन दिनों वो हमावक जैसे कोयले चबाए रखता था। कमरे से बाहर निकलते अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबियां उठाई, एयरपॉड्स उठाकर कान में उड़े से और कमरे से बाहर निकला। गाड़ी में बैठते जिया को कॉल मिलाई। हाँ बड़ी, तैयार होना। एहन का लहजा व अंदाज चहकासा था कि जिया ने कुछ गैर मामूली महसूस किया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कम ऑन एहान, मैंने कभी ऐसे इवेंट्स अटेंड नहीं किए। तुम जाओ वहाँ, मैं क्यों जाऊँ, वैसे भी शदीद बोर हो जाऊँगा मैं। जिया ने दामन बचाना चाहा था। डोंट यू डेयर, इनकार करने की हिम्मत भी मत करना। मैं तुम्हारे घर पहुँचने वाला हूँ, सो बी रेडी। नूरीन के गम से निकलो जिया और मर्द बनो। आई बेट यू, नूरीन तुम्हारी ही होगी। मेरा वादा है तुमसे, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एहान के कहने पर जिया सोच में पड़ गया था। दिल तो वाकई बोझल था। क्या मालूम अनजाने महफिल में जाकर मूड कुछ बहाल हो जाता। ठीक है, आ जाऊं। रजामंद होते जिया ने कॉल कट कर दी थी। इस बात से अनजान जिस महफिल में वो जा रहा है वहाँ एक और सरप्राइज इसके दिल की दुनिया हिलाने के लिए तैयार था। कुछ ही देर बाद एहान की गाड़ी जिया हैदर के घर के बाहर रुकी। जोर जोर से हॉर्न देने लगी तो जिया मोबाइल पर कुछ टाइप करता बाहर निकला। एहान के होंठ मुस्कुराए। वो ड्रेसिंग हो बहू यहाँ जैसी करके निकला था। वही सफ़ेद वी टी शर्ट और इस पर कोट, लेकिन नीचे ब्लू जीन्स के साथ वाइट लोफर्स पहने थे। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते दरवाज़ा बंद किया। B2 फेज में जहन खड़ा है सोडा शॉप के बाहर, इसे भी पिक कर लो, हमारे साथ चलेगा, जिया ने मसरूफ से अंदाज में बताया। इसको किसने इन्फॉर्म किया? एहान ने मोड़ काटते आम से लहजे में पूछा। मैंने इन्फॉर्म किया, घर में लड़ाई हुई है इसकी, किसी बात पर तो साथ चलेगा। साथ चलते शायद नॉर्मल हो जाए। एहान ने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद गाड़ी सोडा शॉप के बाहर रुकी तो जैन गाड़ी की अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया था। तुम इस होलिये में चलोगे? एहान ने पीछे मुड़ते अजीब से ताजुब से पूछा था कि वहीं इन बाल भी माथे पर बिखरे हुए थे। वो थका हुआ मालूम हो रहा था। तो क्या दुल्हा बन जाऊं? जैन ने उल्टा सवाल किया तो आहान ने कंधे उचका के गाड़ी वापस स्टार्ट कर ली। पहले सिर्फ मेरा मिजाज सड़ा हुआ होता था, अब जब मेरा मूड अच्छा हो रहा है तो तुम सबका सड़ता जा रहा है। कोफत से कहते आहान ने लाइट म्यूजिक ऑन किया था। वो तीनों ही अपनी सोचों में गुम मगन थे। जिया बाहर गुजरते रास्ते को देख रहा था जब गाड़ी झटके से एक मिडिल क्लास एरिया में रुकी थी। सिंगल रोड था। रोड के क्रॉस करके सामने स्टार बैंक्वेट था। यहाँ है फंक्शन, जैन ने खिड़की से बाहर देखते कोफत से पूछा था। हाँ, एहान के जवाब पर जिया गाड़ी से उतरने लगा कि जैन की कोफत भरी आवाज़ पर पलटकर इसे सर्द नज़रों से घूरा था। यकीनन इस जिया के कहने पर तुम यहाँ आए हो। आजकल वैसे भी इसका मिडिल क्लास लोगों में बड़ा दिल लग रहा है। जैन का निशाना सीधा नूरीन की तरफ था, यानी वो इतना बेखबर नहीं था जितना ये लोग खुद को जाहिर करते थे। अभी बकवास
अभी बकवासियत को छोड़ो और चलो। जिया को नज़रअंदाज कर देने की थपकी देता एहान गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी ऑटो लॉक्ड हुई तो वो तीनों रोड क्रॉस करते बैंक्वेट के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा ग्लास का था, अंदर फ्लावर प्रिंट से कवर था कि अंदर का मंजर बाहर वालों पर वाजे न हो। दरवाज़ा धकेल कर एहान ने अंदर कदम रखा तो एसी की ठंडी हवाओं में खुशगवारियत सी महसूस हुई। अंदर का माहौल काफ़ी ठंडा और खुशबू में रचा बसा था। अंदर से खिलखिलाहटें सुनाई दे रही थी और हॉल में भी काफ़ी वसी था। पर एहान की नज़र स्टेज पर मौजूद मंजर देखकर साकित हो गई थी। अगले ही लम्बे दरवाज़ा बंद करते वो जिया और जैन को लिए वापस पलटा था। वॉट हैपेंड जैन वॉट हैपेंड जैन ने नासमझी से पूछा, जबकि जो मंजर छुपाने को एहान पलटा था वो मंजर जिया की नज़रें भी देख चुकी थी। सामने से हटो एहान। जिया का चेहरा अचानक सख्ती इख्तियार कर गया था। एहान का दिल क्या अपना सर इसी शीशे के दरवाजे पर दे मारे। वो जिया का मूड नॉर्मल करने इसे यहाँ लाया था, पर स्टेज पर दुल्हन दुल्हा के बराबर में बैठी नूरीन और इसके मंगेतर फरहान को देख कर खेल ही उल्टा पड़ गया था। एहान को नज़रअंदाज किए जिया अंदर दाखिल हो गया था। मजबूरन एहान और जैन भी अंदर चले गए। एहान बुरी तरह अपना माथा मसलता जिया के साथ फ्रंट पर स्टेज के दाएं वाली टेबल पर बैठ गया था, जहां से स्टेज बिल्कुल सामने था। क्या तुम पागल हो जिया? हम ब्राइडल के सिर्फ यूनिवर्सिटी फेलोज है और तुम से आगे आकर बैठ गए हो। जैन ने सबकी नज़र खुद पर महसूस करते दांत पीसते पूछा। जस्ट शट अप योर माउथ जैन और सुकून से बैठ जाओ। जैन को उंगली दिखाते वो एक चेयर पर बैठता स्टेज पर बैठी नूरीन को देखने लगा, जो इसकी हालत से बेखबर हंसते हुए अपना हाथ फरहान के हाथ पर रख चुकी थी। वो ग्रीन कलर का कामदार कमीज और चूड़ीदार पैजामे में ग्रीन हिजाब लिए सुर्ख व सफ़ेद रंगत के साथ इस वक्त स्टेज पर काफ़ी नुमाया थी, मगर अपने पहलू में मौजूद एक शख्स की वजह से यहाँ मौजूद एक शख्स को जलाकर भस्म करने की कुव्वत ज़रूर रखती थी। मैं नूरीन, जो फरहान के साथ फरहान के दोस्त के निकाह में आई थी। पहले तो वो यहाँ आने से इनकारी थी, क्योंकि दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। बात इज़्ज़त पर आ रही थी। ये भी सच था कि फरहान अभी इसका महरम नहीं था, इसीलिए अभी इसके साथ घूमना फिरना मुनासिब नहीं था। लेकिन फिर फरहान ने इसके बाबा से इजाज़त ले ली तो मजबूरन नूरीन को यहाँ आना पड़ा। यहाँ आकर इसकी सारी फिक्र ख़त्म हो गई थी, क्योंकि फरहान के दोस्त की बीवी समारा थी और समारा और रीम से इसकी यूनिवर्सिटी में अच्छी बातचीत थी। वो समारा से बातों में मगन हंसते हुए बेध्यानी में फरहान के हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी। वो अपने ही ध्यान में मगन थी, लेकिन फिर बहुत अचानक एक मंजर पर निगाह पड़ी तो नूरीन को लगा इसका वजूद रेजा रेजा होकर हवा में महलिक हो जाएगा। तुम ठीक हो? अचानक तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों पड़ गया है? नूरीन की नज़र जो ही जिया पर पड़ी थी, नूरीन को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई थी। इससे पहले कि वो फरहान के हाथ से अपना हाथ हटाती, फरहान इसका हाथ मजबूती से थाम चुका था। नहीं, वो बस ठंड की वजह से। नूरीन ने बमुश्किल मुस्कुराते एक चोर नज़र जिया पर डाली, जिसकी संजीदा नज़रें नूरीन के चेहरे का तवाफ कर रही थी। फरहान ने नूरीन की नज़रों के इर्तिकाज़ में जिया को देखा तो कुछ बुरी तरह खटका था। कुछ तो अजीब था। दूसरी बार इस लड़की को वो देख रहा था और इस लड़की की आंखों में जलते मोहब्बत के दीप एक जुनून व जलाल देख गुस्से से लब भींच गया था। वही इस पर मुतसादिक नूरीन का यूं घबराना देख इसे मजीद तप चढ़ी थी। ओ, ये तो तुम्हारा क्लास फेलो है, फरहान ने जानते बूझते कहा तो नूरीन एकदम हकलाई थी। हाँ हाँ, वो जिया। नूरीन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि फरहान नूरीन का हाथ पकड़ते खड़ा हुआ था। चलो वहाँ इनके पास चलकर बैठते हैं। फरहान का कहना था कि नूरीन थूक निकलती सामने टेबल पर बैठे जिया को और फिर अपने और फरहान के हाथ को देखने लगी। हम किसी और टेबल पर बैठ जाते हैं फरहान, नूरीन ने सहमी मिस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। पर जिस ख्याल तक फरहान की रसाई हुई थी, फरहान गहरा मुस्कुराया था। नूरीन की घबराहट इस वक्त जायज़ भी थी कि इस वक्त इसके फरहान के हाथ में मौजूद हाथ को ना सिर्फ जिया बल्कि एहान दिलशेर भी कौन ख्वाह निगाहों से घूर रहा था। नहीं नूरीन, आखिरकार तुम्हारे क्लासमेट्स हैं।
مزہ آئے گا۔ زبردستی نورین کا ساتھ کھینچتے وہ بالکل سامنے والی ٹیبل پر آیا تھا جہاں ضیاء، احان اور زین بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا تھا یہاں اس ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص کا چہرہ لال بھبکا ہوتا بالکل تاریک پڑ چکا تھا، جسے دیکھ فرحان کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ ہائے آپ ضیاء اور یہ احان اور یہ، فرحان نے دوستانہ انداز میں آخر میں زین کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میرا نام زین ہے اور آپ شاید زول نورین سلطان کے بھائی ہیں؟ زین نے جانتے بوجھتے مسکراتے پوچھا تو فرحان کی مسکراہٹ پل بھر کو غائب ہوئی تھی، لیکن جلد سنبھلتے وہ واپس مسکرایا۔ ضیاء کا یہاں پہنچ کر ایک نورین کو اس شخص کے ہمراہ دیکھ کر جلتے توے پر بیٹھنا زین نے بھی بخوبی نوٹس کیا تھا۔ کون پاگل تھا جو ضیاء کی آنکھوں میں نورین کے لیے اس پوشیدہ محبت کو نہ دیکھ پاتا؟ نہیں، میں نورین کا ہسبینڈ ہوں، میرا مطلب ہے بہت جلد ہونے والا، ایک آنکھ دباتے فرحان نے شوخی سے کہا تو نورین کے حلق میں کانٹے اگ آئے تھے، کیونکہ ضیاء کی سرد بے تاثر شعلے اگلتی نظریں مستقل اسی پر تھی۔ بیٹھو نورین، تم ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ یہ سب تمہارے بھائیوں کی طرح ہی تو ہے، فرحان نے کرسی پر بیٹھتے لچکدار انداز میں کہا تو زین نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ یہ چیٹر کو کتنا چپکو ہے، کانٹ بلیو اتنی ڈیسنٹ زول نورین سلطان کی اس چھچندر سے شادی ہو رہی ہے، زین نے احان کی جانب جھکتے کہا تھا۔ دوسری طرف ضیاء نے فرحان کی بات پر رتی برابر ریسپانس نہیں دیا تھا، لیکن اس کی نظریں جو بنا کسی خوف کے نورین پر گڑی تھی، انہیں دیکھتے فرحان کے تن بدن میں آگ لگنے لگی تھی۔ تم کچھ انکمفرٹیبل لگ رہی ہوں، جتانے والے انداز میں کہتے فرحان نے نورین کے کندھے پر بازو پھیلاتے اسے حصار میں لیا تھا تو نورین بے حد پریشان ہوتی فرحان کو دیکھنے لگی۔ بے شک ان کی منگنی ہوئی تھی، پر وہ اپنی حدود نہیں توڑ سکتے تھے، اور فرحان بھی ایسا قریب ہونے کی کوشش پہلی مرتبہ کر رہا تھا جیسا کسی کمپلیکس کا شکار ہوا ہو۔ یہ فیملی ایونٹ ہے نورین، کلاس میں تم بالکل چینج ہو اور بڑی ریزرو رہتی ہو، مجھے تمہیں اتنا بولڈ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ ٹیبل کے نیچے اپنے سامنے ضیاء کی رگیں ابلتی پیچی ہوئی مٹھی دیکھ زین سے برداشت نہ ہوا تو اس نے نورین کو ہی نشانہ بنا ڈالا۔ زین کے طنز پر نورین کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑنے لگا، وہ سر نیچے جھکا گئی تھی۔ ضیاء کے ساتھ ساتھ اسے فرحان پر بھی شدید غصہ آنے لگا تھا، عجیب عذاب میں پھنس گئی تھی، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے والے صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، فرحان نے فوراً نورین کے گرد سے ہاتھ ہٹاتے سنجیدگی سے کہا۔ جواباً زین کندھے اچکا گیا تھا، جبکہ احان فی الحال سب کچھ نظر انداز کیے اطراف میں نظریں دوڑانے لگا۔ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ فرحان نے باتوں کا رخ جان بوجھ کر احان کی طرف موڑا تو احان بے اختیار چونکا تھا۔ نہیں، مختصر جواب دیا تھا۔ ایکسکیوز می، ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ضیاء کھڑا ہوا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ احان نے پریشانی سے پوچھا تھا، پر ضیاء بنا جواب دیے صرف تھمس اپ کا اشارہ کرتا بینکویٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا یہ اشارہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ شدید غصے میں تیش اشتعال کے ایسے موڈ میں ہے کہ مزید اس سے بات نہ کی جائے۔ کچھ لمحوں کے بعد ضیاء وہاں سے چلا گیا تو فرحان اطمینان سے پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ فرحان، مجھے گھر جانا ہے، کب سے اپنا رونا کنٹرول کیے بیٹھی نورین نے ضیاء کے جاتے ہی فوراً اسے کہا تو فرحان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک سوال نے دل میں سر اٹھایا کہ کیا نورین بھی انوالو ہے؟ نورین، ایسے واپس نہیں جا سکتے، ابھی تو ایونٹ سٹارٹ ہوا ہے، فرحان نے زور دیتے کہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے نورین بضد ہوئی تو فرحان دانت پیچ کے کھڑا ہو گیا تھا اور بنا نورین کی جانب یا کسی دوسرے کی جانب دیکھے غصے سے باہر نکل گیا۔ غصہ اس بات کا تھا کہ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور چہک رہی تھی، ایک دم سے طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ کیا اس شخص کی اتنی اہمیت ہے اس کی زندگی میں کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے وہ یوں ڈسٹرب ہو جائے؟ شک کا کیڑا دماغ میں کلبلانے لگا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔
इधर फरहान का इतना सख्त रवैया देखकर नूरीन को सुबकी का एहसास होने लगा। यूं लगा जैसा अहान और जैन के सामने बेइज्जत हुई हो। तभी सर झुकाती खुद भी तेजी से बाहर निकल गई। हाउ रूड इज ही? अपनी फियांसे से कौन ऐसी बात करता है? जैन ने नखुवत से कहा। पर इससे पहले एहान कोई जवाब देता, जैन के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर एहान ने बेजारी से पीछे मुड़कर देखा था। शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अगरचे एहान ने बेजारी से पीछे मुड़कर देखा था, पर ब्लैक रंग की फर्शी मैक्सी पर बालों को मुकम्मल खोले, दोनों हाथों में दुपट्टे को डाले, हील पहनकर सहज सहज कर चलती छोटी सी घबराई रीम को देखकर एहान की आंखें साकित रह गई थी और सांस साकिन हुआ था। एक लड़की के साथ चलती वो इसके कान में कुछ कह रही थी, साथ बहुत घबराई हुई थी। एहान, ये अपनी यूनिवर्सिटी वाली रीम ही है ना? इस लड़की को सामने से गुजरते स्टेज पर चढ़ते देखकर जैन ने बेयकीनी से पूछा, जबकि एहान की आंखें तो इसके दिलकश सरापे में उलझ गई थी। शी इज़ लुकिंग हॉट। जैन के कमेंट पास करने पर एहान होश की दुनिया में लौटा और जैन की जानिब इंतहाई सर्द नजरों से देखा, पर जैन की मुकम्मल तवज्जो स्टेज पर दुल्हन के बराबर में बैठी रीम की तरफ थी, जो अब मुस्कुरा कर समारा से कोई बात कर रही थी। अचानक एहान के माथे पर बेशुमार बल पड़े थे। इसके वजूद, इसके हुस्न, इसकी कमर को देखते एहान, जो कई दिनों तक इसके ख्यालों में गुम रहा था, अब वो अपनी वही रानाइयाँ पूरी महफिल में बिखेर रही थी। आखिर दोस्त का ही फंक्शन था, किसी सगे रिश्तेदार का तो नहीं, जो वो यूं सदरे बेमहार बेपर्दा घूम रही थी। आम दिनों में हिजाब लेने वाली लड़की मजमे में नंगे सर सब की आंखों को दावत नज़ारा पेश कर रही थी, और इस बात ने महफिल में मौजूद एक शख्स के तन बदन में भांबड़ से जलाकर इसे सुलगा डाला था। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये हमारी यूनी की दब्बू सी रीम है। माय बैड, मैंने पहले कभी इसे गौर से देखा ही नहीं। जैन ने हंसते हुए एहान की जानिब देखा तो वो भी संजीदगी से मगर कुछ गुस्से से रीम को देख रहा था। हालांकि वो आजकल बस इसे ही गौर से देखता था, मगर यहाँ बयान में कुछ रद्द अमल ज़रूर किया था। तुम्हारी नफरत एक तरफ, पर खुदारा अब तो इस मासूम को ऐसे मत घूरो। एक धब एहान के कमर पर मारते जैन वापस रीम को देखने लगा, जबकि जैन के मुंह से लफ्ज नफरत पर एहान बेसाख्ता मुस्कुराया था। नफरत, इस लड़की से नफरत? रीम नोमान अली से यही करने में तो वो आज तक बुरी तरह से नाकाम रहा था। वो अब इतनी भी हसीन नहीं लग रही थी जितना घूर घूर कर तुम इसको देख रहे हो, एहान ने सुलगते हुए तंज किया था। तो जैन ने आईब्रो उचकाते पहले एहान को देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद है एहान, वो बहुत प्यारी है और शरीफ भी। यूनिवर्सिटी में इसका कोई अफेयर नहीं है, और ना ही किसी को मालूम है वो इतनी हसीन है। किसी ने इसका ये रूप देखा ही नहीं, या यूं कहना चाहिए कि इसने कभी खुद को किसी को दिखाया ही नहीं, वरना आई स्वेयर यूनिवर्सिटी के तमाम लड़के इसके पीछे पागल हो जाते। जैन ने सच्चाई का मुजाहरा करते कहा तो इसके मुंह से रीम की तारीफें सुनते एहान का खून खोलने लगा। गुस्से से रीम को घूरा, जो शायद एहान को देख चुकी थी, तभी चेहरा मोड़कर हाथ अपने मुंह पर रख चुकी थी। वो इतनी शरीफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो इस वक्त ब्राइडल रूम में समारा के साथ मौजूद थी और दीवारगीर आईने में खुद को दाएं बाएं हर तरफ से देख रही थी। समारा तैयार होते वक्त बाबा से इजाज़त ली कि आज बाल खोल लूँ, मगर अब बताओ मैं कुछ और ओवर तो नहीं लग रही हूँ ना? निकाह तुम्हारा है और मुझे देखो, रूहान से लहजे में कहते इसने अपना जायज़ा लिया। ब्लैक मैक्सी में गंदमी रंगत सोने की तरह दमक रही थी। हल्का सा स्किन के हम रंग फाउंडेशन लगाकर लबों पर पिंक लिप ग्लॉस लगाया था। हाँ, मगर घनी पल के मस्कारे से मजीद दो आतिशा हो गई थी। ऊपर से बड़ी बड़ी सियाह आंखों में भर भर कर काजल लगाया था। सियाह बालों की रेशम चमकदार आबशार कमर पर बिखरी हुई थी। वो एक सुनहरी छोटी सी गुड़िया ही लग रही थी। ऊपर से बल खाती कमर किसी के भी होश उठाने के किसी के भी होश ठिकाने लगा देती। रीम खुद को आईने में देखकर खुद ही रूहानसी हो रही थी कि बेतहाशा
حسین اور منفرد لگ رہی تھی۔ ہر وقت ڈھکے چھپے رہنا عادت بن گئی تھی، مگر اب یوں ایک محفل میں اس طرح تیار ہو کر شرکت کرنے نے اسے گھبراہٹ سے دوچار کر رکھا تھا۔ اے بی بی کچھ نہیں ہوتا لے دے کر چہرے پر فاؤنڈیشن تھوپ لیا اور آنکھوں میں بالٹی بھر کر کاجل اڈیل لیا۔ میری نندے نقلی پلکیں اور بال لگا کر تم سے زیادہ پھلجڑیاں بن کر گھوم رہی ہیں۔ تمہاری تو نیچرل بیوٹی ہے، اسی لیے فل پٹاخہ لگ رہی ہو، کوئی اوور شوور نہیں ہو۔ اور مجھے بتاؤ، یہاں کوئی غیر ہے ہی کون؟ میرے بھائی خود تمہیں میرا بچہ کہتے ہیں، سب یہاں بزرگوار ہیں، اسی لیے اپنا کانفیڈنس بریک مت کرو ریم۔ سمارا نے اسے جھاڑ پلائی کیونکہ وہ کب سے منمناتی اس کے دماغ کی دہی کر رہی تھی۔ اللہ کی شان، دلہن کی زبان تو دیکھو، قیدی کی طرح چل رہی ہیں۔ ریم نے اپنی جھاڑ پر اسے گھورتے حساب برابر کیا، مگر پھر ایک خیال دماغ میں آتے جھرجھری سی آئی تھی۔ تم کہہ رہی ہو یہاں کوئی غیر نہیں، اور اگر ایہان دلشیر لوگ یہاں آ گئے تو؟ ریم نے گھبرا کر کہا تھا۔ سمارا کا دل کیا ماتھا پیٹ لے؟ تو اپنی زبان کے جوہر اتنے نہیں دکھانے تھے کہ بندہ بعد میں اگلے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ سمارا نے کمینی پن سے مسکراتے اسے چھیڑا تو ریم نے اس کے دلہن بننے کا بھی لحاظ نہ کرتے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ کمینی! ریم نے اس کے کرل بنے بال کھینچنے چاہے تھے۔ خبیث! پیچھے مر، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نہیں آئیں گے وہ، مجھے یقین ہے۔ سمارا نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی، ایک دوسرے کے حلیے بگاڑ دیتی۔ مولوی صاحب اور گواہان برائڈل روم میں چلے آئے۔ چند لمحوں میں ہی نکاح کا فریضہ سر انجام پا گیا تھا تو سمائرہ کی نندیں اسے اپنے ہمراہ باہر اسٹیج پر لے گئی تھی اور لے جا کر اپنے بھائی کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ریم کا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا، اسی لیے برائڈل روم سے باہر نہ نکلی، لیکن پھر سمارا کی جانب سے گالیوں سے بھرپور میسیجز موصول ہوئے تو اسے ناچار اس کی کزن کے ساتھ باہر نکلنا ہی پڑا۔ وہ اپنا اعتماد بحال کرتی اسٹیج پر آ کر سمارا کے پاس بیٹھی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کچھ ہی لمحوں میں اس کے پیروں تلے سے زمین سرکنے والی ہے کہ اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو اسے ان خواہ نگاہوں سے حیوانوں کی طرح گھور رہا تھا، جیسے ابھی اسے جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں احان، وہ بہت پیاری ہے اور شریف بھی۔ یونیورسٹی میں اس کا کوئی افیئر نہیں، اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے۔ وہ اتنی حسین ہے، کسی نے اس کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں، یا یوں کہا جائے کہ اس نے کبھی خود کو کسی کو دکھایا نہیں، ورنہ آئی سویر یونیورسٹی کے تمام لڑکے اس کے پیچھے پاگل ہوتے۔ زین نے سچائی کا مظاہرہ کرتے کہا تو اس کے منہ سے ریم کی تعریفیں سنتے ایہان کا خون کھولنے لگا۔ غصے سے ریم کو گھورا، جو شاید ایہان کو دیکھ چکی تھی، تبھی چہرہ موڑ کر ہاتھ اپنے منہ پر رکھ چکی تھی۔ وہ اتنی شریف نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کی پہلی ترجیح ایک امیر کبیر لڑکا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ویل سیٹلڈ ایجوکیٹڈ لڑکا اسے پرپوز کرتا تو وہ لازم ہے اب تک شریف نہ ہوتی۔ اس کا افیئر اس لڑکے کے ساتھ ہوتا جو اسے امپورٹنس دے رہا۔ ایہان نے کوئلے چباتے کہا تو زین نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہے، تم اب زیادہ ہی نیگیٹو ہو رہے ہو۔ مجھے یقین ہے جتنے بھی لڑکے اسے اپروچ کرتے وہ کبھی ان کا جی ایف پی ایف والا خرافاتی پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ حد تو یہ کہ اس نے یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم بندے کو بھائی بول دیا۔ زین نے ہنستے ہوئے ایہان پر طنز کیا تو ایہان لب بھینچ گیا۔ مزید ریم کے بارے میں کچھ غلط کہنے پر ایہان کا دل آمادہ ہو بھی نہیں رہا تھا، بس دل کر رہا تھا کہ ابھی کچھ ایسا کرے کہ ریم کی عقل ٹھکانے لگا دے، یا اسے زین کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، یا کم سے کم کچھ ایسا کرے کہ زین اس کے متعلق اس طرح سے مت سوچے۔ اسی لیے ایہان دلشیر نے بہت سوچ سمجھ کر ایک داؤ کھیلنے کی ٹھانی تھی۔ اوکے، اور اگر میں اسے اپروچ کروں اور وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے تو؟ ایہان نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ زین نے حیرت کی سمندر میں غوطہ کھاتے ایہان کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ بات بھی حیرت والی ہی تھی۔ یہاں جو
एहान दिलशेर को जानता था, इसे इस बात का भी इल्म था कि लोग आदम बेजार होते हैं। एहान दिलशेर हवा बेजार था, मतलब सिनफ नाजुक से खासी चिढ़ रखने वाला। एहान दिलशेर लड़कियों को अपने करीब भी नहीं भटकने देता था, तो आखिर इसे इस छोटी सी सलोनी लड़की में ऐसी क्या दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि वो इसे अच्छा या बुरा साबित करने पर तुला जा रहा था। मगर फिर जैन ने यही समझा कि हाँ चाहता है कि वो किसी गलत लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो, इसीलिए इसका चैलेंज जैसे कबूल किया। तो मैं इसे छोड़ दूंगा, जैन ने कंधे उचकाते कहा। तो एहान नासमझी से इसे देखने लगा। क्या मतलब इसे छोड़ दूंगा? एहान ने उलझ कर पूछा। मतलब सिंपल कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो इसी फौरी प्रपोज करने वाला था, क्योंकि मुझे रीम जैसी एजुकेटेड, अपने से कुछ छोटी और खूबसूरत शरीफ लड़की चाहिए थी। वैसे भी मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने में कुछ महीने हैं। अगर रीम शरीफ साबित हुई तो मैं इससे शादी कर लूँगा, वरना अफसोस वो मुझ जैसे रिच और होनहार हैंडसम लड़का अपनी बदकस्मती से खो देगी। जैन के ख्यालात पर एहान के तासुरात चाहने के बावजूद नॉर्मल ना रह सके थे। वो तो सिर्फ देखने की हद तक समझ रहा था, जबकि जैन तो शादी तक पहुंच चुका था। यकीन करो, इसकी नौबत नहीं आएगी, एहान ने पुख्ता लहजे में कहा। तो जैन भी संजीदा होने लगा। ओके, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, जैन ने हाथ बढ़ाते मुस्कुराते कहा। तो एहान ने भी हाथ थाम लिया था। वो ये शर्त इस वजूद पर लगा रहा था जिसका इन दोनों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। एहान के चेहरे से बेजारी टपकी थी। महफिल से दिल मुकम्मल उछाट हो चुका था। रीम को देख देख कर खून अलग खौल रहा था। बार बार बेचैनी से एहान को पहलू बदलते देख कर जैन चिढ़ते हुए बोला था, क्या मुसीबत है एहान, कोई मसला है? जैन को पूछने पर एहान ने गहरी सांस लेते इस बात में सर हिलाया। अब इसे क्या बताता कि इसे रीम पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा है। किस तरह वो एहान के देखने के बावजूद दीदा दिलेरी से हॉल में फिर रही थी। ना हिजाब की फिक्र थी और ना एहान का खौफ। क्या मसला है एहान? जैन ने कोफत से भरे लहजे में पूछा। इसके सारे दोस्त पागल हो चुके थे, शायद फ्रेश होना है, कहते साथ ही अहान वहाँ से उठ खड़ा हुआ। तो जैन ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। इस वक्त सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में वो खुद था और पागल जैसी हरकतें इसके दोस्त कर रहे थे। अहान के जाने के बाद जैन पानी से भरे ग्लास को देखने लगा कि अचानक शहर का फूला सा चेहरा जहन के पर्दे पर लहराया। तो चेहरे के तासुरात अब पथरीले होने लगे। मैं आपको किसी भी चालाकी की मौका नहीं दूंगा डैड, और इस छोटी सी बच्ची को कभी नहीं अपनाऊंगा। गुस्से से फैसला करते वो बेजारी से चारों तरफ देखते लगा। फिर सामने बैठी रीम को देखते मुस्कुराया था। ये लड़की पहले कभी इसे इतनी हंसी नहीं लगी थी जितनी अब लग रही थी। होप सो तुम शराफत का ढोंग नहीं करती हो, रीम की जानिब देखते सोचा। ये बिद्दी खुद को समझ क्या रही है, कैसे दनदनाते हुए मुझे नज़रअंदाज करती फिर रही है। हाउ डेयर शी। वॉशरूम के अंदर दाखिल होते वो वॉश बेसन के आगे खड़े होकर बेमकसद अपने हाथ धोने लगा, जब अचानक दो लड़कियों ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। लेकिन अंदर अहान दिलशेर को देखते हंसते हुए वापस चली गई। हद है, अजीब पागल लड़कियां हैं, लड़कों के वॉशरूम में घुसी जाती है, बेशरम। एक वो पिदी चुड़ैल, बाय गॉड, एक और बार गलती कर ले और आज बॉयज़ वॉशरूम के अंदर आ जाए, इसका हशर नशर कर दूंगा। गुस्से से बड़बड़ाता एहान इस बात से अनजान था कि इस बार वो गर्ल्स वॉशरूम में अंदर खड़ा है। तकरीबन 5 लीटर खून तो जल भुन कर कोयला हो ही गया था इसका। नुमान अली ने बहुत ज़्यादा डील दे कर रखी है बेटी को, जैद ने देखा है तो न जाने कितने लोगों ने इस पर गौर किया होगा। इस कदर लापरवाह और पागल लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। गुस्से से अपने हाथ मसलते वो मुस्तकिल खौलते खून के साथ बड़बड़ा रहा था, जब अचानक दोबारा वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। लेकिन इस बार अंदर आने वाली कोई और नहीं, खुद रीम थी, जो अपनी मैक्सी से उलझती अंदर दाखिल हो रही थी। झुकने के बायस बाल चेहरे पर बिखरे थे। एहान के हाथ की हरकत शीशे में रीम को देखते सख्त हुई थी। लबों पर मखसूस पुरस्रार सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बहुत खामोशी से
टैप बंद कर दे। एहान ने दांत किचकिचाए थे और कदम पीछे लेते एहतियात से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद अंदर से लॉक कर दिया था। ये मैक्सी मुझे वैसे ही परेशान कर रही है जैसे इस बॉडी बिल्डर चूहे और हिटलर 420 और मीसने की नज़रें परेशान कर रही थी। शुक्र है चला गया। अपनी हील से मैक्सी का कोना निकालते रीम गुस्से से बोली, फिर एकदम अपनी भड़ास निकालते सीधी हुई और कमर पर हाथ रखा। इस लम्हे रीम की पुश एहान की जानिब थी। एहान दरवाजे से कमर टिकाए सीने पर हाथ बांधे रीम को सर्द नजरों से देखने लगा। देखता ऐसे है जैसे कच्चा चबा जाएगा। आदमखोर जिन कहीं का। हम लड़कियां इंसान ही तो होती हैं, कोई चिकन टिक्का तो नहीं हो जो नादीदों की तरह घुरते हैं। सख्त झंझलाते रीम ने बालों को झटके से पीछे किया और वॉश बेसन का टैप खोला। अच्छा हुआ चला गया, अब मज़े से एंजॉय करूंगी, मुस्कुरा कर कहती रीम। जो ही पलटी सामने खड़े एहान को देख सांस सीने में फंसने लगी। टांगें कांपने लगी, यूं जैसे रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। जो वो मैं आवाज़ और अल्फाज दोनों मुंह से निकलते से इनकारी थे। न जाने वो क्या कहना चाह रही थी। फिर अचानक पीछे बने वॉशरूम की लाइन से 3 में से सबसे लास्ट वाले की जानिब भागी कि इस खूनख्वार जिन से बचने का वाहिद रास्ता यही था कि वॉशरूम में घुस के दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड कर ले। लेकिन जितनी तेज़ी रीम ने दिखाई थी, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी एहान ने दिखाई थी कि झटके से इसे अपनी जानिब खींचा। वो पलटा था और रीम को दरवाजे से लगाते खुद इस पर हावी हुआ था। रीम जैसे अपनी सांसें रोकते आंखें ज़ोर से मीच गई थी। मैंने वो नहीं कहा जो तुमने सुना है। आंखें मीचते अहमक रीम ने बहुत तेज़ी से एक और हिमाकत की थी। आदमखोर जिन हूँ मैं, बॉडी बिल्डर चूहा हूँ और हिटलर 420 भी हूँ। एहान ने दांत पीसते इसके दिए गए अलकाबात दोहराए तो रीम पट से आंखें खोलकर जोर जोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। देखिए, आप मुझसे सीनियर हैं, मेरे बाबा के मालिक हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बिल्कुल बड़े भाई। अभी रीम बोल ही रही थी जब एहान ने इसका जबड़ा मुट्ठी में दबोच चार और रीम एकदम घबराती स्टिल होती एहान को सहमे हुए देखने लगी। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझी? तुमसे मेरा निकाह जायज़ है और जिससे निकाह जायज़ हो वो भाई नहीं होता। एहान ने दांत पीसते जताया तो रीम की आंखें डबडबा गई थी। एहान ने इसका मुंह छोड़ा और एक गहरी नज़र इसकी पानी से भरी आंखों पर डाली थी। रीम को मौका पाकर खुद को छुड़वाते वॉशरूम से निकलने लगी थी कि एहान ने इसका बाजू दबोचकर वापस इसका रुख बेदर्दी से अपनी जानिब किया। क्या बकवासियात कर रही थी मेरे बारे में? बर्दाश्त कर रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही खैंजी की तरह नहीं चल रही तुम्हारी ज़बान। मैं तुम्हें नादिदों की तरह घूर रहा था। यहाँ ने अपने अल्फाज पर जोर देते पूछा तो रीम किसी मुजरिम की तरह सर झुकाते बोली, वो सब मैंने आपको नहीं बोला। रीम ने जान छुड़वानी चाही थी पर इस बार भी बाजी उल्टी ही पड़ती। बात इसके गले पड़ चुकी थी तो यहाँ दिलशेर के अलावा और किसकी जुर्रत हुई तुम्हें घूरने की? अचानक यहाँ ने अपने हाथ से इसकी ठूडी थामते रीम का चेहरा ऊपर करते इंतहाई नागवारी से पूछा था। तो पल भर को रीम इसके अंदाज पर चौंकी, फिर कुछ समझ ना आने पर एहान का हाथ अपने चेहरे से दूर किया था। मुझे बाहर जाने दे, अगर यहाँ कोई आ गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, तमाशा लग जाएगा मेरा। रीम रोहानसी लहजे में बोली तो एहान एकदम कदम पीछे होते सर तपैर इसे घूरने लगा। अपना हुलिया देखा है तुमने? बहुत ज़्यादा पर निकल आए हैं तुम्हारे। यहाँ ने गुस्से से टॉन्ट किया तो रीम नासमझी से इसे देखने लगी। फिर इसकी बात का मतलब समझ आने पर एकदम फटते हुए बोली, आप एक पागल इंसान हैं पर मैं पागल नहीं होना चाहती। मेरे हुलिये से आपका क्या लेना देना? मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं वैसे ही रहूँगी। रीम ने हौसला करते कह तो दिया था पर अब दिल नन्ही चिड़िया की तरह सहम रहा था। मगर मुकाबिल शायद इसके बाबा की नौकरी की वजह से इसे भी अपना सर खरीद गुलाम समझ रहा था।
اس نے پلٹتے دروازے کھولنا چاہا کہ اچانک ایہان کی آواز پر اسے واپس پلٹنا پڑا۔ میرا تم سے یا تمہارے حلیے سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میں تمہیں بہت جلد اچھے سے باور کرواؤں گا کہ غلطی سے بھی دوبارہ یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرو گی تم۔ اور اب میری بات کان کھول کر سنو، یہ میک اپ ریموو کرو اور بال باندھو اور شرافت سے حجاب لپیٹ کر باہر جاؤ، ورنہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ایہان نے اسے وارن کیا تو وہ ایہان کو پہلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا یہ شخص سچ مچ پاگل ہو چکا ہے، اور میں یہ سب آپ کے کہنے پر کیوں کروں؟ کیوں پہنوں حجاب؟ اور میرے بابا کی اجازت ہے بال کھولنے کی تو آپ کون ہوتے ہیں؟ جھنجھلا کر کہا تھا۔ ریم کی بات ابھی ادھوری ہی تھی مگر ایہان نے غصے سے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر ایک دم ریم کے قریب ہوا تو ریم آنکھیں میچ گئی، یہ سمجھنے کہ شاید وہ اسے مارے گا۔ اس کے معصومانہ حرکت پر ایہان کے دل میں کھلبلی سی مچی، جیسے ایک ساتھ کئی بیٹ مس کی ہوں۔ یہ سب خود کرو گی یا میں کروں؟ اس کے کان کے قریب جھکتے ایہان سرد مہری سے گھرایا تو ریم کے چہرے پر گلال بکھر گیا تھا۔ بے یقینی سے ایہان کو دیکھتی بہت مشکل سے پوچھا تھا، کیا؟ ریم کو محسوس ہوا جیسے ایہان اس کے سوال پر مسکرایا ہے، لیکن پھر شرافت سے اسے اپنا وہم ہی سمجھا تھا۔ حجاب، میک اپ، بال، سینے پر ہاتھ باندھتے ایہان نے ایک حرفی جواب دیا تو ریم دل میں خون کے آنسو روتی زبردستی اپنے اسٹریٹ کیے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ یوں اس عجیب ترین صورتحال میں عافیت اسی میں جانی کہ اس جن کے چنگل سے بچ نکلنے کو، اس جن کی ہر بات شرافت سے مان کر جلدی سے یہاں سے فرار حاصل کر لے۔ ریم نے ٹشو سے اپنی آنکھوں سے کاجل صاف کیا، حجاب چہرے کے گرد لپیٹ کر نم آنکھوں سے ایہان کو دیکھا۔ اس لمحے اس کی شکوہ کنہ نظریں ایہان کو بہت حسین لگی تھی، یعنی ایہان دل شیر کے خوف سے وہ اس کا ہر حکم مان رہی تھی۔ اس ننھی جان کو خود سے یوں خوف زدہ ہونا نہ جانے کیوں اس کے تڑپتے دل کو سکون دیتا تھا۔ کمر دکھ رہی ہے اب بھی؟ ایہان نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تو ریم نے فوراً دوپٹہ کو نیچے کرتے مزید اپنے گرد پھیلایا اور باہر جانے لگی، لیکن ایک بار پھر ایہان اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ شادیوں میں یا مجمع کی جگہ پر لوگ اور زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خود کو چھپانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اپنی نمائش کرنے کی، سنجیدگی سے کہتے ایہان نے انگلی کی پور سے گداز گال سے ریم کا آنسو اٹھایا تھا جو آنکھ سے گرنے کو تیار تھا۔ روتی ہوئی باہر مت جانا، لوگ غلط سمجھیں گے، اور نیکسٹ ٹائم لازمی چیک کرنا آج پھر تم جینٹس ٹوائلٹ میں ہو۔ ریم کو سائڈ پر ہٹاتے ایہان نے واش روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ریم نے سکھ کا سانس لیا، کب کے رکے آنسو گال پر ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ اسے اب تک یہ سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ اس کے بابا کا مالک تھا تو اس کو کیوں اپنی جاگیر سمجھ رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی تمہیں بہت مارے، جنگلی بھینسا، ہاتھی کہیں کا۔ اپنی آنسو صاف کرتے ریم فوراً واش روم میں گھس گئی تھی، کیونکہ اگر ایہان کے باہر نکلتے ہی وہ باہر جاتی یا پھر کوئی اور اندر آ جاتا تو یقیناً غلط ہی سمجھتا۔ کچھ دیر بعد وہ حجاب لیے جب باہر نکلنے لگی تو ایہان کے بولے گئے جملے کانوں میں بازگشت کرتے دل جلانے لگے۔ کئی نظریں تو اس نے اپنی جانب اٹھتی ہوئی محسوس کی تھی، شاید وہ ہٹلر اس بار درست تھا۔ کچھ سوچتے ریم نے حجاب کا ایک حصہ اپنے چہرے کے پر رکھ لیا تھا کہ آنکھیں اب بھی نمایاں تھی۔ واش روم سے باہر نکلتی وہ باہر آئی تو کھانے کا دور شروع ہو چکا تھا۔ وہ سمارا کے پاس اسٹیج پر جانا چاہتی تھی پر سامنے ہی وہ جلاد بیٹھا تھا۔ ریم اسے دیکھتے پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ایہان اپنی ٹیبل سے کھڑا ہوا۔ چلو زین، جس نے کھانا تو نہیں لیا تھا پر ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوتل پکڑی تھی، بوتل نیچے رکھتے کھڑے ہوا۔ ہاں یار چلو، بوریت ہو رہی ہے، زین بھی کوفت سے بولتا ایہان کے ساتھ بینکویٹ سے باہر نکلنے لگا جب کچھ یاد آنے پر رکا تھا۔ ہم یہاں مفت میں آئے تھے، تم کوئی گفٹ نہیں دو گے سمارا کو؟ زین نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔ کل یونیورسٹی میں دے دیں گے۔ زین کا بازو کھینچتے وہ بینکویٹ سے باہر نکلنے لگا تو
दो चोर नजरें दुपट्टे की आड़ में खुद को तकती नजर आई थी। जितना खून जलाया था इतना ही अब शेर बढ़ भी गया था कि इसके खौफ से वो एक कोने में सहमी सिमटी सी बैठी थी। इसका खुद को छिपा लेना इहान की रूह को तक़वियत बख्श गया था। डरपोक पिद्दी चुड़ैल मुस्कुराकर सर झटकते इहान जैन के साथ बैंक्वेट से बाहर निकला तो रीम सुकून का सांस भरती स्टेज की जानिब भागी थी। तुम्हें घर ड्रॉप करना है? गाड़ी में बैठते इहान ने पूछा तो जैन नखवत से आंखें मीच गया था। हाँ, घर ड्रॉप कर दो, कुछ सोचते हुए कहा। सोच ये थी कि इस लड़की के लिए वो क्यों अपना कमरा छोड़ता, बल्कि वो कमरे में रहकर इस बच्ची को इतना खौफजदा कर सकता था कि वो खुद तलाक लेकर इसकी ज़िंदगी से भाग जाए। तमाम रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही थी। जब जैन घर के दरवाजे पर उतरा तो उतरने से एहान के बाजू पर हाथ मारा था। मैं जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ एहान, 3 माह है, शर्त के। फिर रीम नोमान अली सिर्फ मेरी। जैन बोलकर उतर गया था पर एहान तिशेर के सीने में अंगारों के भांबर जला गया था। आज न जाने क्या अजीब सी कैफियत सर पर चढ़ रही थी कि जावियर खानजादा का किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। सारा दिन बेदिली से मीटिंग अटेंड करते और बाकी काम निपटाते जहन की डोरें इसी कमसिन वजूद से उलझी थी जिसे वो सुबह अपने फ्लैट में रोता छोड़ कर आया था। रिवॉल्विंग चेयर पर झूलता वो अब भी इसी के मुतालिक सोच रहा था। जब से जरमिश इसकी ज़िंदगी में आई थी इसके सबरीना के लिए नफ़रत ख़त्म हो गई थी। सबरीना की ज़ात इस कदर बेवक्त हो गई थी कि जावियर खानजादा को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि सबरीना आसमान की बुलंदी को छुए या ज़मीन बोझ हो जाए। फिर अचानक एक ख्याल के तहत जावियर खानजादा सीधा हुआ था। भला भला सुबह से चैन सुकून बर्बाद हुआ था तो ये ख्याल इसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अपना लैपटॉप ऑन करते कुछ कीवर्ड्स डाले तो एक फ़ाइल सामने खुल गई जिस पर पासवर्ड रिक्वायर्ड था। जावियर ने पासवर्ड टाइप किया तो जिस फ्लैट में जरपेश मुकीम थी लैपटॉप में इसके कैमरास ऑन हो गए थे। जरमेश रूम में नहीं थी, ना ही लाउंज में थी। जावियर ने परेशानी से हर तरफ नज़र दौड़ाई पर वो घर में नज़र ना आई। फिर कुछ सोचते जावियर ने किचन की सीसीटीवी ऑन की तो जरमेश किचन के ड्रॉ में कुछ तलाश कर रही थी और इसके इर्द गिर्द बारीक धारदार आले रखे थे। अब क्या करे ये खूनख्वार जंगली बिल्ली? जाविया ने बेख्तियार हंसते हुए सोचा और जरमिश की अगली कार्रवाई देखने लगा। जरमिश वो सारे आलात उठाती दरवाजे पर आई थी और इसके बाद का मंजर देखकर जावियार के माथे पर बेशुमार बार पड़े थे। वो घर के मेन दरवाजे को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अहमक लड़की, दरवाजे पर मेहनत से बेहतर है यही मेहनत अपने आप पर कर ले तो जिंदगी पर सुकून हो जाए। दरवाजे पर मेहनत से बेहतर है यही मेहनत अपने आप पर कर ले तो ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। ये सोच ही जावियर खानजादा को नागवार गुजर रही थी कि वो इससे इसके घर से फरार के रास्ते तलाश कर रही है। फिर काफ़ी ज़ोर आजमाई के बाद वो आला दूर उछालती जरमिश वापस इस दरवाजे से लगती बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी तो जावियर को हकीकतन इस पर तरस आया। गहरी सांस लेते जावियर ने कैमरा बंद कर दिया था और घड़ी में वक्त देखा। अभी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए इसे नॉर्थ साइड पर जाना था। फिर वहाँ से वापसी पर फ्लैट। कल इसका इरादा जरमिश को मेंशन ले जाने का था। फाइल उठा था वो ऑफिस से बाहर निकला। कई घंटे साइट पर मगजमारी करने के बाद जाविया रात 10 बजे के वक्त फ्लैट पहुंचा। खुदा खुदा करके तो इसे इससे उलझने की फुर्सत मैसर आई थी। दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लगाते इसे लगा था कि दरवाज़ा खोलते ही जरमेश पहली मुलाकात की तरह इस पर हमला करेगी, पर हालात कुछ मुख्तलिफ थे। पूरे घर में खामोशी थी। ऑफिस बैग सोफे पर रखते एक नज़र मध्यम रोशनी में नजर आते लाउंज को देखा, फिर अपने कमरे में कदम रखा। जरमेश कमरे में नहीं थी। कदम आगे बढ़ाते वॉशरूम और टेरेस चेक किया तो वो वहाँ भी नहीं थी। जाविया ने माथा मसलते नफ़ी में सर हिलाया और वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले। शावर लेकर आरामदार ट्राउज़र और
सैंडो बनियान पहनकर वो कमरे से बाहर निकला और एसी ऑन किया। कमरे से बाहर निकलकर कोने वाले रूम पर एक नज़र डाली जो बंद था, जिसमें जकिया का ख़याम था। दूसरे कमरे की जानिब बढ़ते ज़ावियर खानज़ादा कमीनेपन से मुस्कुराया था। वो खूनख्वार बिल्ली ये जतन करके इससे बचने की कोशिश में थी, पर इसकी तमाम कोशिशें बेकार थी। धीमे से दरवाज़ा खोलकर इसने कमरे में कदम रखा था तो कम्बल में दुबकी वो दूसरी जानिब करवट लिए सो रही थी। बंद एसी और इतनी गर्मी में भी वो ज़ावियर से हिफाजत के लिए कंबल लिए हुए थी, यानी मुकाबला भी करना था और डरना भी था। इसकी गर्मी की वजह से इसकी गर्मी की वजह से अनचाही जंबिश ने ज़ावियर पर इसके सोते बनने का भांडा अच्छे से फोड़ दिया था, इसीलिए ज़ावियर ने ज़ोर से गला खंकारा था। कमरे में चलो। सरपिंच को बेड पर उनूस लेटे देखकर ज़ावियर ने संजीदगी से दोबारा पुकारा था, पर वो ढीठ आंखें मूंदे लेटी रही। बाय गॉड, खेल छोटा हो या बड़ा, तुम किसी मामले में भी मुझसे जीत नहीं सकती जब तक कि मैं खुद ना चाहूँ। गुस्से से बड़बड़ाते ज़ावियर ने आगे बढ़ते इसे गोद में उठाने के लिए हाथ इसकी गर्दन के पीछे हिस्से में डाला ही था कि सोने का नाटक करती जरमिश बर वक्त रफ्तारी से बुदक कर पीछे होती अगले ही लम्हे बेड की दूसरी जानिब उतर गई थी। जो बाल जोड़े में मुखैत थे इस जोर आजमाई पर चेहरे के इर्द गिर्द बिखर गए। ओ, तुम तो जाग गई। हाथ झाड़ते ज़ावियर खानज़ादा फातिहाना मुस्कुराया तो जरमिश को अपनी जल्दबाजी पर शदीद गुस्सा आया, यानी वो ये सब इसे जगाने के लिए कर रहा था और वो किस कदर बेवकूफ़ वाकई हुई थी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी बात पर डटी वो ज़ावियर को अपनी जानिब बढ़ता देखकर मजीद पीछे खिसकी हतमी लहजे में बोली, कहीं नहीं, अपने कमरे में जाने का कह रहा हूँ। मुझे ये ड्रामेबाजी पसंद नहीं बीवी। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ कमरा कमरा या सोफ़ा सोफ़ा खेलूंगा तो गलत हो। मैं एक मैच्योर मर्द हूँ। यहाँ न कोई नावल चल रही है और ना तुम कोई मजलूम हीरोइन हो। जरमिश को बाजू से थामते अच्छे से बाहर करवाता वो कमरे से निकलने लगा था, पर जरमिश को वापस खुद से जोर आजमाई करते देखकर झटके से इसके बाजू को अपनी जानिब